सर्किट्स को हम देखते हैं और बहुत बार हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसमें हम बिना ये पता लगाए कि हमारे जो सर्किट है उसके अंदर रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, हम सर्किट को सॉल्व कर सकें। उसके लिए किरचॉफ्स लॉज हैं। क्यों है पता चल गया? दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, दिस इज कॉल्ड जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ ये कहता है द algebraic sum of currents meeting at a junction is zero। बच्चों जंक्शन उस जगह को बोलते हैं एक सर्किट के अंदर जहां पर कई ब्रांचेस आकर मीट करती हैं, उस जगह को जंक्शन बोला जाता है। जैसे ये पॉइंट जो है ये जंक्शन कहलाएगा। यहां पर सर्किट की 5 ब्रांचेस आकर मीट कर रही हैं। अब मान लो इस ब्रांच में लॉ क्या कहता है, देखो मान लो जैसे यहां पे करंट आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर से आ रहा है और इन दोनों में जा रहा है। तो लॉ सिंपल सी बात कहता है कि एक जंक्शन की तरफ जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। जंक्शन पे कोई भी करंट एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। जैसे यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से आ रहा है I2, यहां से आ रहा है I3 और ये जा रहा है I4 और ये जा रहा है I5। तो लॉ ये कहेगा कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आया है, कितना करंट आया जंक्शन की तरफ, I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड करंट विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज I4 एंड I5। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। अभी बताता हूं। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम इन दोनों को इधर लेकर आओ तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू जीरो। तो जितना करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ उतना ही जा रहा है। तो हमको क्या करना है कि जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उसका साइन अगर हमने प्लस लिया है तो जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है उसका साइन हमें क्या लेना होगा, माइनस। और अगर जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उसका माइनस लिया तो जो अवे फ्रॉम जंक्शन है उसका प्लस ले लो। लेकिन दोनों का साइन अलग लेकर अगर ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। समझ आ गया? तो अब क्यों पूछा तुमने? ये डायरेक्ट रिजल्ट है किसका? ये डायरेक्ट रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। जितना चार्ज आया उतना ही गया। करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ is based on the law of conservation of charge। ठीक है, समझ में आया? सेकंड लॉ, ये बहुत इजी है लॉ समझना भी और अप्लाई भी करना। सेकंड लॉ को अप्लाई करने में बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसे ही आती बिना वजह, कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है, तो उसको जरा ज्यादा अच्छे से समझ लो। सेकंड लॉ
फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस अलग से नहीं है, सेकंड लॉ जहां पे यूज हो रहा है वहीं पे फर्स्ट लॉ भी अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ इतना इजी है, कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं इसका डायरेक्ट। सेकंड लॉ which is called loop rule and which is based on the law of conservation of energy, based on law of conservation of energy। जैसे हमारे पास हम एक सर्किट बनाते हैं, ये हमारे पास एक सर्किट है, EMF E1 R1 E2 R2 E3 R3। ये सीखना है बच्चों, ये स्टेप्स हैं इसके, गलती कर दोगे इसको ढंग से सीख लो। ये हमारे पास एक लूप है, ठीक है, लूप नहीं है मतलब सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट है, हमको इसमें लगाना है किरचॉफ का सेकंड रूल विच इज कॉल्ड लूप रूल। अब लूप समझते हो, लूप क्या होता है? लूप होता है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट कहां है? यहां पे है कोई क्लोज्ड सर्किट जो जहां से स्टार्ट हो वहीं खत्म हो जाए, है ना? ए बी सी एफ ए लूप है, ई डी सी एफ ई भी लूप है, और ए बी डी ई ए भी लूप है। यानी कितने लूप हो गए इसके अंदर? 3। अब हम लूप, ये जो सेकंड लॉ है ना, ये लूप के लिए इक्वेशन है। अब ये लूप के लिए कैसे लगानी है? सबसे पहले करंट की डायरेक्शंस बनाओ, जिधर मन करे उधर बनाओ, कहीं भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही ब्रांच में दोनों तरफ बना दी, ये पूरी एक ब्रांच है, जिधर मन करे उधर करंट की डायरेक्शन बनाओ। ये पूरी एक ब्रांच है, ये पूरी एक ब्रांच है। लो, कुछ भी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन बना क्या, कैसे बनाने से सही आंसर आएगा? अब सोचो, ये सर्किट हम लैब में गए, हमने ये सर्किट बनाया, हमने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन मान के अगर उस ब्रांच में जो करंट है वो पॉजिटिव आ गया तो मतलब हमने सही मानी थी, और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मतलब हमने उल्टा मानी थी। हमें तो दोनों केसेस में ही आंसर पता चल जाएगा ना। समझ आएगी बात? जैसे मान लो मैंने माना इधर, और जब मैंने इसको I1 मान लो, मैंने इसको माना I1, और जब मैंने इक्वेशंस बना के सॉल्व किया, अभी मैं सिखाऊंगा सॉल्व करना, तो I1 आ गया -2 एम्पियर। तो मुझे क्या पता चला कि इस ब्रांच में जब एक्चुअली ये सर्किट बनाया जाएगा तो इस ब्रांच में करंट तो 2 एम्पियर होगा, लेकिन होगा उल्टी डायरेक्शन में, जो मैंने मानी है उसके उल्टा। तो मुझे तो तब भी पता चली गया ना। जैसे तुम्हारी एक्सेलरेशन मैकेनिक्स के क्वेश्चन में नेगेटिव आती है तो उससे क्या पता चलता है? रिटार्डेशन है कि 2 ही है लेकिन दूसरी तरफ है, तो यही पता चल रहा ना हमें। तो हम किधर भी डायरेक्शन मान सकते हैं करंट की। अब हमने जब करंट की डायरेक्शन मान ली, अब हमने जब करंट की डायरेक्शन मान ली तो हम करंट्स को कुछ नाम दे दें। ये I1 रख दिया हमने, बीच वाली ब्रांच में जो करंट है उसका नाम I2 रख दिया, नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है उसका नाम I3 रख दिया, और फिर करंट की डायरेक्शन में हर एक रजिस्टर पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लो, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इधर ऐसे जा रहा ना करंट, इसमें ऐसे जा रहा करंट, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें ऐसे जा रहा करंट तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव।
और इसमें ऐसे जा रहा है करंट, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। समझ आ गया? स्टेप समझ में आ रहे हैं? पहले तो हमने करंट बना लिया किसी भी डायरेक्शन में, फिर हमने उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन लगा दिया जिस डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन मानी है उधर। इसमें करंट ऐसे था पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे था पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे था पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, क्लियर? अब कोई भी एक लूप लो और उसकी कोई डायरेक्शन सोचो जिस डायरेक्शन में तुम चलोगे, और वो डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि करंट की ही डायरेक्शन हो। जैसे हाँ, नहीं, ये वाला लूप छोटा वाला लिया मैंने और मैं ऐसे चल रहा हूं। देखो लूप, मैंने लूप का नाम किस डायरेक्शन में रखा? मैंने लूप का नाम रखा AFCBA। मतलब मैं ऐसे चल रहा हूं ना, ऐसे। ठीक, अब हमने जितने भी लूप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, रजिस्टर है, सेल है, उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू क्या कर देना है? 0। लेकिन अगर हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं घटते हुए पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव लूंगा, बढ़ते हुए मैं जा रहा हूं तो पॉजिटिव लूंगा। समझ आ गया? यहां से चले और करंट, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल टू IR। और सेल का जो EMF होता है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मैं यहां से चलता हूं, ये लूप है AFCBA, ऐसे चलता हूं ऐसे। तो यहां से चलते हैं, A से स्टार्ट हुए, सबसे पहले आया ये, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I2R2। I2R2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाया ना हमने, डिक्रीज हो रहा है। ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, करंट जाता ही हायर टू लोअर है। ये हायर पे, वो लोअर पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस I2R। आगे बढ़े तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बढ़ रहा है तो प्लस E2। आगे बढ़े, ये भी बढ़ रहा है, प्लस E1। आगे बढ़ो, डिक्रीज, माइनस I1R1। लूप खत्म, इक्वल टू 0। हाँ, मतलब दो अननोन हो गए, दो इक्वेशन बना लेना। जैसे बोला है फाइंड I1 I2 और बाकी सब दिया हुआ है। 3 अननोन होंगे, 3 इक्वेशन बना लेना। एक इक्वेशन तो जंक्शन से ही बन जाएगी ना, उसमें लूप की जरूरत नहीं है। अब ये वाला लूप लो, देखो लूप लो, नीचे वाला लूप लो, नीचे वाला लूप लो, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? नीचे वाला लूप लो, लूप FCDEF, यहां से चल रहा हूं मैं FCDEF, यहां से मैं इधर गया, डिक्रीज हो रहा है, माइनस I2R2 प्लस E2 माइनस I3R3 प्लस E3 इक्वल टू 0। समझ आ गया? अब मान लो तीनों मिसिंग होते, I1 I2 I3 तीनों ही नहीं पता हमें, तो हम तीसरी इक्वेशन के लिए लूप की नहीं बनाते, क्योंकि लूप की थोड़ी बड़ी होती है, हम जंक्शन की बनाते। जंक्शन F लो, एट जंक्शन F पे देखो क्या हो रहा है, कौन कौन से करंट हैं जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कौन से करंट जो हैं वो जंक्शन से अवे जा रहे हैं। तो I1 और I3 का जो सम होगा ना, वो I2 के बराबर।
समझ में आ गया? हाँ, ये लिख लो। कॉन्टिन्यूटी लिमिट तेरे को पढ़ाया तो है, LHL RHL वाला। तो वापस भी कराओगे वो? हाँ कराऊंगा, AOD करेंगे पहले। हैं? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें एक सर रहते हैं जिसका जो टेस्ट लेते हैं, तो हम टाइम पास करवाते हैं उनका। पास यही है भाई, डबल डेरिवेटिव उनका वेट मैक्सिमम है कि मिनिमम। सर का मैक्सिमम वेट रट्टा मार लिया था क्या? अब हमको निकालना है करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं, तीनों में करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम करंट बना लें किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी बना लोगे आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सोच समझ के भी बना सकते हो। जैसे करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर जाता है, तो ऐसे बना लिया इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें बना लिया। समझ गए? अब हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। इसमें ऐसे जा रहा है करंट, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें ऐसे जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ठीक है। लूप, लूप FABEF, लूप FABEF। ठीक है, ये लगाओगे? F से स्टार्ट करो। करंट्स को पहले ना एज्यूम कर लो। I1 हो गया, इसमें करंट I1, इसमें हो गया I2, इसमें हो गया I3। I1 नेगेटिव में, लूप लिख देता हूं मैं, लूप FABEF, लूप FABEF -10I1 +5। ये यहां पे हम लोग गए पॉजिटिव टू नेगेटिव, डिक्रीजिंग, नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसको नेगेटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, इसको पॉजिटिव लिया, आगे बढ़े पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीजिंग, -20I2 +3 = 0। ये बन गई इक्वेशन। तो ये हो जाएगा -10I1 -20I2 = -8। 4, 2 कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, 5I1 +10I2 = 4। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लूप, लूप EBCDE, लूप EBCDE। यहां से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव डिक्रीजिंग,
-3, फिर यहां पहुंचे नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीजिंग +20I2, फिर यहां पहुंचे नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीजिंग +1 -10I3 इक्वल टू 0। समझ गए? हाँ 3 है ना, वो जंक्शन से बनेगी, बी जंक्शन पे बनाएंगे। सो दिस इज 20I2 -10I3 इक्वल टू 2। 2 कॉमन आ गया, 10I2 -5I3 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। तीसरी इक्वेशन के लिए जंक्शन यूज करो, जंक्शन बी। जंक्शन बी पे क्या हो रहा है? जंक्शन बी पे ये हो रहा है कि करंट आ रहा है जंक्शन की तरफ I1 और I2 जा रहा है अवे और I3 भी। सो I1 इज I2 प्लस I3, I1 इज I2 प्लस I3। तो अब ये इक्वेशन I1 I2 में है, ये इक्वेशन I2 I3 में है। I3 हटा दो यहां से, I3 क्या आएगा? I1 माइनस I2 और यहां पे डाल दो 10I2 -5 I1 माइनस I2 इक्वल टू 1। -10I2 -5I1 +5I2 इक्वल टू 1। दो इक्वेशन 5I1 I1 I2 दो हो गए ना। 15I2 -5I1, 15I2 -5I1 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। 5I1 है ना, एडिंग 1 एंड 3 कर दो, एडिंग 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करा अगर हमने, 5I1 से 5I1 कट जाएगा, 10I2 प्लस 15I2 25I2, 25I2 is 5, I2 is 5/25, that is 1/5 एम्पियर। और I2 को डाल दो 1/5, I2 को यहां पे डाल दो, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, चलो इसमें डाल दो, I2 को डाल दो 1/5, तो ये कट जाएगा। I2 को डाल दिया 1/5, 2 बचेगा, 4 - 2 2, तो I1 हो जाएगा 2/5। I1 is 2/5 एम्पियर, I1 is 2/5 एम्पियर। और I3 I1 2/5 है, 2/5 माइनस 1/5, 1/5 एम्पियर। ये आ गए तीनों ब्रांचेस में करंट और तीनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शंस हमने मानी थी वो करेक्ट थी, उल्टी नहीं थी। एक्चुअल में भी उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। समझ आया? बताया था वहां पे यूज हो रहा था कैपेसिटर वाले में। अब हम इसको प्रूव करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। वापस से हम समझते हैं इसको। कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में एक बार तो कर लिया हमने, प्रूव नहीं किया लेकिन।
यही है गेहूं पत्थर पुल। क्या? गैल्वेनोमीटर, हाँ। देखो बच्चों, ये जो सर्किट है इसमें 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। देखो इधर 5 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, पी क्यू आर एस और जी। जी बीच में गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस होगा जी। अब यहां पर हम सर्किट्स को देखें, इन रेजिस्टर्स को देखें, तो हम नहीं कह सकते कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में। इसके लिए मैंने तुम्हें यह रूल बताया था कि अगर P बाय क्यू और R बाय एस की जो रेशियो है वो इक्वल है तो बीच वाली ब्रांच से करंट पास नहीं होता, उस केस में हम बीच वाली ब्रांच हटा देते हैं, उसे बोलते हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इफ P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं होगा। बीच वाली ब्रांच से करंट क्या होगा, जैसे मान लो यहां से I करंट आया है, I करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों तरफ, यहां पे चला गया I1, यहां पे चला गया I1। करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखो नहीं तो बाद में नहीं याद रहेगा। यहां पे करंट चला गया I में से I1, तो बचा कितना, वो इधर जाएगा I माइनस I1। अब I1 यहां गया, I1 में से सपोज IG इधर चला गया इस वाली ब्रांच में, तो बचा कितना, वो इधर जाएगा। इधर से आ रहा है I माइनस I1 और इधर से आ रहा है IG, और दोनों मिलके इधर जा रहे हैं, तो यहां पे कितना जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG इस वाली ब्रांच में। और यहां से ही आ रहा है, यहां से आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, I1 से I1 कटेगा, IG से IG कटेगा, वापस I चला जाएगा इस ब्रांच। समझ आया कि नहीं? दोबारा से करें, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से करें। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताता हूं। देखो यहां से I करंट आया, इधर से I1 गया, तो बचा हुआ इधर जाएगा, बचा हुआ कितना हुआ I माइनस I1। अब इस I1 में से IG इधर गया, ये पूरी ब्रांच में IG करंट है, इधर से कितना आ रहा है I माइनस I1, इधर से आ रहा है IG, तो ये दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ आके, तो यहां पे कितना जाएगा, इन दोनों का सम I माइनस I1 प्लस IG, और यहां से कितना आ रहा है I1 इधर गया, I1 इधर से आ रहा था, उसमें से IG यहां चला गया, तो ये वाला कितना हुआ I1 माइनस IG, और ये आया इधर से, ये आया इधर से, दोनों ऐड होके गए इधर, दोनों ऐड होके गए इधर, तो I1 से I1 कट गया, IG से IG कट गया, ये क्या हुआ I। ठीक, नहीं नहीं अभी रुको। अब करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लो, इसमें ऐसे है करंट, इसमें ऐसे है करंट, इसमें ऐसे है करंट। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस होगा देन IG जीरो होगा। यानी कि अगर ये रेशियो बराबर है, अगर ये रेशियो इक्वल है, अगर ये रेशियो इक्वल है, P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस अगर इक्वल है, तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन हमने अभी तक इसको सिर्फ बताया, ये प्रूव नहीं किया, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो किरचॉफ लॉ से। लूप, लूप्स के नाम रख दो कुछ। लूप ए बी डी ए, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो प्रूफ क्या है इसका, लूप ए बी डी ए, लूप ए बी डी ए
किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, -I1P माइनस इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो -IG इंटू G, और ये ऐसे गया तो माइनस से प्लस बढ़ रहा है ना, I माइनस प्लस I-I1 इंटू R इक्वल टू 0। समझ आया? रख लिया, कर लिया। लूप BCDB इसका बता दो फिर। लूप BCDB ऐसे गया, नेगेटिव -I1 माइनस IG इंटू Q, फिर ये ऐसे आया तो प्लस दिस इंटू S प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस ऊपर ऐसे जा रहे हैं ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। जरूरत नहीं है, बस हो गया ये दो इक्वेशन। अच्छा क्या कहा जा रहा है कि P बाय Q इक्वल टू R बाय S होगा, तो IG 0 होगा, तो हम IG को 0 पुट करके चेक कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इसमें IG को 0 पुट कर दूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में IG को 0 पुट कर दूं, तो बताओ क्या बचेगा। IG को 0 पुट करूंगा तो बचेगा -I1P प्लस I माइनस I1 R इक्वल टू 0, -I1P इक्वल टू -I माइनस I1 R, माइनस से माइनस कट गया, I1P इक्वल टू I माइनस I1 R, इसको 1 ले लो। फिर दूसरी वाली में भी IG को 0 पुट कर दो, इसमें भी IG को 0 पुट करो, पुट IG 0, -I1Q IG को 0 प्लस I माइनस I1S इक्वल टू 0। यहां से तुमको मिलेगा I1Q इक्वल टू I माइनस I1S, I1Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को, I1 ये रहा 1 वो रहा 2, I1P बाय I1Q इक्वल टू I माइनस I1R बाय I माइनस I1S। I1 से I1 कट गया, इससे ये कट गया, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। तो हम बीच वाली ब्रांच से चेक करना चाहते हैं ना करंट पास होगा कि नहीं होगा, तो करंट की डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है, इसलिए बीच वाली ब्रांच में हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वही चीज शो करने के लिए यहां पे लगाया। समझ आ गया तुमको ये डेरिवेशन सबको? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट।
ये 10th में था और वही फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ जो 10th में थे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के, क्योंकि वो बीच बीच में यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। जब हम एक रजिस्टर में से करंट पास करते हैं टाइम टी के लिए, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है I²RT, याद है? तो हीट का पहला फॉर्मूला I²RT, दूसरा क्या बनता था? हाँ, आई आर, इसको ऐसे लिख लिया IR इंटू IT, IR की जगह V डाल दिया तो VIT। और तीसरा तीसरा I²R हो गया ना, क्या क्या I और R हो गया, V और I हो गया, V और I रह गया, V और R रह गया, तो I को रिप्लेस कर दो, I की जगह V बाय R डाल दो, तो H हो जाएगा V² बाय R इंटू T। कुछ भी ये पहला कुछ भी है जिसके लिए कुछ भी कहा जा सकता है, सॉरी। पावर, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और ये सारे एनर्जी के फॉर्मूले हैं, इनको टाइम से डिवाइड कर दो। I²R VI किसी भी मशीन की एफिशिएंसी, अब इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है तो एफिशिएंसी की भी बात हो सकती है। ईटा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू परसेंटेज एफिशिएंसी, कितना इनपुट लिया है, कितना परसेंट उसका आउटपुट में कन्वर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ये जनरल फॉर्मूला है पावर का, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, मैकेनिकल मशीन हो। और इसलिए बता रहा हूं ताकि जो क्वेश्चंस रेगुलर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ये फॉर्मूले यूज हो तो तुमको पता हो। पावर की ऐसा यूनिट यहाँ पे वॉट हो जाएगी, एनर्जी है जूल हो जाएगी, एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है? हैं? पावर आउटपुट निकाल